हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस हमारे क्लास में। तो आज की इस क्लास में कितने 15 प्रश्नों को देखेंगे। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए और एक बार क्लास को शेयर कर देंगे दोस्तों में। जो लोग भी क्लास में पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन डेली आप सभी लोगों को मिल सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ बिना देरी के हुए। तो पहला क्वेश्चन क्या है बताइए। ठीक है, एक शिशु का रक्तदाब एक वयस्क की तुलना में अधिक होता है, कम होता है, या ठीक है बराबर होता है, या कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि कम रहता है। एक शिशु का जो रक्तदाब रहता है एक वयस्क की तुलना में कम रहता है, यानी कि शिशु का रक्तचाप कितना होगा, तो ये हो जाता है 80 से 45 हो जाएगा। ठीक है, 45 होगा। और वयस्क का जो होगा यानी कि किशोर का जो होता है वयस्क का, वो होता है 110 से 70 के बीच में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, यानी कि जो शिशु का रहता है वो कम रहता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। हैजा नामक संक्रामक बीमारी का संचारण मुख्य रूप से किस मार्ग के द्वारा होता है। तो हैजा का बताना है किसके द्वारा फैलता है, मलयमुखी मार्ग के द्वारा, बिंदुक संक्रमण द्वारा, असुरक्षित यौन संबंध के द्वारा, रोगाणुओं के घाव में प्रवेश के द्वारा। तो हैजा किसके द्वारा फैलता है, तो मलकूप के माध्यम यानी कि मलयमुखी मार्ग के द्वारा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि मलयमुखी मार्ग के द्वारा हैजा फैलता है। यह संक्रमित व्यक्ति के मल से दूषित भोजन या पानी या खाने या पीने से फैलता है। ठीक है, देखिए यह अक्सर अविकसित देशों में होता है जहाँ की उचित जल आपूर्ति और सीवेज के निपटने में कमी है। यह संभवतः नहीं है कि हैजा सीधे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, एक दूसरे से व्यक्ति में नहीं फैलेगा। ठीक है, जहाँ पे दूषित भोजन दूषित पानी मिलेगा तो वहाँ पे ज़्यादातर ये फैलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। बताइए थर्ड नंबर, चिकन पॉक्स किसके द्वारा होने वाली बीमारी है। तो बताइए सभी लोग, चिकन पॉक्स किसके द्वारा होता है, कुत्ते के काटने से, प्रोटोजोआ से, या वायरस से। ठीक है, तो चिकन किसके द्वारा होता है, तो ये होता है वायरस के द्वारा। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि वायरस के द्वारा किससे फैलता है, तो चिकन पॉक्स जो है वेरिसोला जोस्टर वायरस किसके द्वारा फैलता है, तो वेरिसोला जोस्टर वायरस के कारण होने वाली एक संक्रामक बीमारी है। यह हर्पीज वायरस परिवार का सदस्य है। ठीक है, कौन, तो वेरिसोला जोस्टर वायरस। चिकन पॉक्स से ठीक है बचने के लिए कुछ तरीके, जैसे कि क्या है, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, तो चेहरे, खोपड़ी व धड़ पर गुलाबी धब्बे और छोटे छाले होना, बुखार, भूख न लगना, सिर दर्द और अस्थि के अस्वस्थता होना, दाने निकलने से पहले ही लक्षण शुरू हो जाना। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, किसके द्वारा होता है, तो वायरस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, तो वेरिसोला जोस्टर वायरस के कारण होता है। ठीक है, एक बार आप लोग बताइए, कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी फैलती है, सभी लोग बताइए। आसान क्वेश्चन है और बताया हुए आप लोगों को। चलिए आगे बढ़िए, फोर्थ नंबर को देखिए। बताएंगे हेपेटाइटिस बी नामक खतरनाक संक्रामक बीमारी का संचारण किस मार्ग के द्वारा होता है। तो हेपेटाइटिस बी किसके द्वारा फैलेगा, मलीमुखी मार्ग के द्वारा फैलेगा, या किसके द्वारा, बिंदुक संक्रमण के द्वारा, असुरक्षित यौन संबंध, या रोगाणुओं के घाव में प्रवेश के द्वारा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैसे फैलेगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि हेपेटाइटिस बी जो है असुरक्षित यौन संबंध के द्वारा फैलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यानी कि ये क्या करेगा, तो असुरक्षित यौन संबंध बनाने से क्या हो सकता है, तो इसमें आपका हेपेटाइटिस बी हो सकता है, और कई सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे कि अनचाहे गर्भधारण हो जाएगा, यौन संचारी संक्रमण का खतरा रहता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हेपेटाइटिस बी किससे होगा, तो होगा आपका असुरक्षित यौन संबंध के द्वारा। आगे बढ़ेंगे, फिफ्थ नंबर को देखेंगे। एचआईवी का संक्रमण निम्नलिखित में से किस तरीके से हो सकता है। तो एचआईवी का संक्रमण किसके द्वारा होता है, आसान क्वेश्चन है, आप लोग बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, यानी कि एचआईवी क्या, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो ह्यूमन ठीक है इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस हो जाएगा। तो यह किसके द्वारा फैलेगा, शराब तंबाकू के सेवन से, तो ये नहीं होगा। ठीक है, चलिए
बिंदु संक्रमण के द्वारा, असुरक्षित यौन संबंध के द्वारा, रोगाणुओं के घाव में प्रवेश के द्वारा। तो ये कैसे फैलता है दोस्तों? तो असुरक्षित यौन संबंध के द्वारा एचआईवी फैलता है। ठीक है, एचआईवी कैसे फैलेगा? तो असुरक्षित यौन संबंध के द्वारा फैलता है। एचआईवी से संक्रमित व्यक्ति के लिए रक्त, वीर्य, योनि द्रव्य या स्तन दूध के संपर्क में आने से संक्रमित हो सकता है। ये चीजें ध्यान रखना है। ठीक है, इसके तरीके ठीक है, तो इसके तरीके कैसे होंगे? ठीक है, यानी कि यौन असुरक्षित यौन संपर्क के द्वारा फैलेंगे, दूषित सुइयों के इस्तेमाल करने से फैल सकते हैं, माँ से बच्चे में फैल सकते हैं, यदि टैटू बनवाते हैं तो उसमें भी फैल सकता है, रेजर या ठीक है टूथब्रश साझा करने से फैल सकता है। तो ये सब इसके फैलने के ठीक है मार्ग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन के अकॉर्डिंग असुरक्षित यौन संबंध के द्वारा फैलता है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 6 नंबर बताइए। ठीक है, बिंदु संक्रमण क्या होता है? यहाँ पे देखेंगे बिंदु संक्रमण दिया गया है। शराब तंबाकू तो सिंपल सी बात है। ठीक है, यहाँ पे बिंदु संक्रमण तो इसको देखेंगे, ये क्या होता है? तो यह संक्रमण खांसने, छींकने या जोर से बोलने के दौरान निकलने वाले छोटे छोटे बिंदुओं से फैलता है। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहते हैं। ठीक है, इसे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहते हैं, ध्यान रखिएगा बिंदु संक्रमण को। चलिए आगे बढ़िए, 6 नंबर को देखेंगे। 6ठा नंबर बताएंगे, नितंब प्रस्तुति यानी कि ब्रीच प्रेजेंटेशन में प्रसव के दौरान सबसे बड़ा खतरा कौन सा है? तो ये कब होता है? तो नितंब प्रस्तुति यह तब होता है जब बच्चा जन्म के समय सिर के बजाय नितंबों या पैरों से पहले आता है। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो कैसे होगा? पैर का अधोविस्थापन, ठीक है, रज्जू का अधोविस्थापन, बाह्य का अधोविस्थापन या आकस्मिक प्रसव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, रज्जू का अधोविस्थापन हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, एक बार सभी लोग जल्दी से क्लास को शेयर करिए। ठीक है, सभी लोग शेयर करेंगे। ब्रिज प्रेजेंटेशन में क्या होता है? तो बच्चे में नितंब या पैर पहले डिलीवर होते हैं। यह माँ और बच्चे दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है। ठीक है, तो ब्रीच प्रेजेंटेशन में बच्चे की घायल होने की संभावनाएं ज्यादा रहती है। इसमें क्या होता है? तो बच्चे के कूल्हे और नितंब सिर जितने चौड़े नहीं होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, ये 3 प्रकार के होते हैं। ब्रीच प्रेजेंटेशन कितने प्रकार के होंगे? तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होगा? पूर्ण होगा, अपूर्ण होगा और फ्रैंक होगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 7 नंबर बताइए क्या हो जाएगा? गर्भस्थ शिशु की सामान्य हृदय धड़कन कितना होगा? तो गर्भस्थ शिशु का सामान्य हृदय धड़कन कितना होगा? सभी लोग जल्दी से यहाँ पे बताइए क्या होगा? 90 से 100 अनियमित होगा, 100 से 120 अनियमित होगा, या ठीक है 120 से 140 अनियमित होगा, या 120 से 160 नियमित होगा। तो यहाँ पे बताइए क्या हो जाएगा? ठीक है, 7 का बताइए क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यानी कि 120 से, ठीक है, यहाँ पे क्या कर लेंगे? 110 कर लीजिए। ठीक है, 110 से 160 है, 110 से 160 नियमित होता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, यह गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय और भ्रूण की स्थिति के हिसाब से बदलता रहता है। ये चीजें ध्यान रखना है। गर्भावस्था के दौरान भ्रूण के हृदय की गति की निगरानी के लिए अल्ट्रासाउंड किया जाएगा या फोटोस्कोप का इस्तेमाल, ठीक है, फोटोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान रखिएगा, फोटोस्कोप एक तरह का क्या है? तो ये होता है स्टेथोस्कोप। ठीक है, स्टेथोस्कोप होता है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो ऑप्शन क्या लगाएंगे यहाँ पे? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, बताएंगे मधुमेह ग्रस्त माँ के प्रसव की जटिलता है। तो बताइए क्या आ जाएगा? मधुमेह ग्रस्त माँ की प्रसव की जटिलता, यानी कि डायबिटिक, ठीक है, मदर होती है तो उनके प्रसव की जटिलता क्या हो सकती है? यहाँ पे बताना है। कष्टपूर्वक प्रसव हो जाएगा, सम्मुखी अपरा हो जाएगा, ए तथा बी दोनों, या अपरा का काल पूर्व पृथक्करण। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी कि कष्टपूर्वक, ठीक है, कष्टपूर्ण प्रसव हो जाएगा, यानी कि जिसे डिस्टोसिया कहा जाता है। ठीक है, डिस्टोसिया हो जाएगा। गर्भावस्था के दौरान मधुमेह से पीड़ित माँ से पैदा होने वाले बच्चे को कई तरह की समस्याओं का खतरा रहता है, जैसे कि मधुमेह से पीड़ित माँ में शिशु को जन्मजात विकृतियां रहेगा, हृदय रोग या गंभीर श्वसन की बीमारी हो सकती है। ठीक है, तो इसमें देखभाल कैसे करेंगे? ठीक है, जन्म के तुरंत बाद
और जीवन से पहले ठीक है कुछ दिनों तक शिशु को कम रक्त शर्करा ठीक है की समस्या हो सकती है, यानी कि हाइपोग्लाइसीमिया की समस्या हो सकती है। इसमें देखिए शिशु को बाल चिकित्सा हृदय रोग विशेषज्ञ से परामर्श लेना चाहिए। शिशु को नियमित और अच्छी ठीक है शिशु देखभाल करानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कष्टपूर्ण प्रसव हो जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा यहाँ पे, चलिए 9th का बताइए, किसके द्वारा माँ से बच्चे में एड्स स्थानांतरित नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें से क्या हो जाएगा, किसके द्वारा एड्स स्थानांतरित नहीं होता है, आप लोगों को बताना है। स्तनपान, ठीक है, त्वचा से त्वचा का संपर्क, अपरा या सभी। तो आसान क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है, आसान क्वेश्चन है, तो इसका आंसर सभी लोग टेस्ट, ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट के तौर पर रहेगा, बहुत आसान क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, यानी कि बताइए बच्चे को एड्स स्थानांतरित नहीं होता है, पूछा जा रहा है कैसे नहीं होता है, तो सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, एक बार सभी लोग क्लास को जल्दी से शेयर करिए, और जो लोग भी क्लास को बाद में देखते हैं ना, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ही अपना आंसर जरूर किया करें। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 10th नंबर बताइए, ठीक है, गर्भाशय के बाहरी बाहर गर्भाशयी एंड्रोमेट्रियम ऊतक का असामान्य वृद्धि कहलाता है। तो क्या कहलाता है, गर्भाशय के बाहर गर्भाशयी एंड्रोमेट्रियल ऊतक की असामान्य वृद्धि क्या कहलाता है। ठीक है, सिस्टिक फाइब्रोसिस कहलाता है, एंडोमेट्रियोसिस कहलाएगा, मेट्रोरेजिया या मोनोरेजिया। तो यहाँ पे क्या कहलाएगा, तो सभी लोग जल्दी से बताइए क्या कहलाएगा। ठीक है, गर्भाशयी एंड्रोमेट्रियम क्या होता है, तो गर्भाशय की आंतरिक परत को कहा जाता है। ठीक है, गर्भाशय की आंतरिक परत जो होता है ना, ठीक है, उसे कहा जाता है गर्भाशयी एंड्रोमेट्रियल। ठीक है, तो यह परत मासिक धर्म के दौरान बदलती रहती है और मासिक धर्म के दौरान बाहर निकल जाती है, ये चीजें ध्यान रखना है। तो 10th का क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, क्या होगा, एंड्रोमेट्रियोसिस हो जाएगा। ठीक है, एंड्रोमेट्रियोसिस हो जाएगा। ठीक है, यह आमतौर पे क्या होता है, तो गर्भाशय की अंदरूनी दीवार में पाए जाने वाला ऊतक यानी कि टिश्यू है, जब गर्भाशय के बाहर विकसित होने लगता है ना, तो इसमें से होने वाली समस्याओं को एंड्रोमेट्रियोसिस कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा एंड्रोमेट्रियोसिस क्या होता है। ठीक है, गर्भाशय की अंदरूनी दीवार पर पाया जाने वाला ऊतक होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या होता है, तो यह फेफड़ों और पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचाने वाली जानलेवा बीमारी है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। ठीक है, और मेट्रोरेजिया क्या है, ठीक है, तो मेट्रोरेजिया क्या है, तो माहवारी के बीच गर्भाशय के रक्तस्राव हर कुछ सप्ताह में हो सकता है और प्रवाह सामान्य से भी भारी हो सकता है। मोनोरेजिया क्या है, ठीक है, तो मोनोरेजिया क्या है यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो मासिक धर्म, ठीक है, भारी मासिक धर्म जिसे कहा जाता है मोनोरेजिया, भारी मासिक धर्म तब होता है जब प्रत्येक मासिक धर्म में बहुत अधिक रक्त खो देते हैं। ठीक है, महिला जब बहुत अधिक रक्त खो देगी तो उसे मेनोरोजिया कहा जाता है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 11 नंबर बताएंगे, प्री एक्लेम्पेसिया में इच्छित औषधि कौन सी है, यानी कि ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है, तो सभी लोग यहाँ पे बताइए प्री एक्लेम्पेसिया में। ठीक है, सभी लोग बताइए क्या हो जाएगा, एक बार आंसर करिए। 11th का क्या हो जाएगा, प्री एक्लेम्पेसिया में ड्रग ऑफ चॉइस क्या है। ठीक है, डोपामीन है, या मैग्नीशियम सल्फेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, या सोडियम नाइट्रोपुसाइड है। तो यहाँ पे सभी लोग जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। 11th का क्या होगा, तो ऑप्शन बी होगा, यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट जो है प्री एक्लेम्पेसिया की ठीक है ड्रग ऑफ चॉइस है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, 12th नंबर बताइए सभी लोग, निम्नलिखित में से किसके कारण एमनियोटिक द्रव्य का रंग हरा हो सकता है। तो सभी लोग बताइए किसके कारण एमनियोटिक द्रव्य का रंग हरा हो सकता है। लेनिगो, ठीक है, हाइड्रोमिनोस, मेकोनियम या वर्निक्स, किसके कारण हो सकता है। ठीक है, एमनियोटिक द्रव्य का रंग हरा। तो यहाँ पे सभी लोग जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, तो ये होता है मेकोनियम के कारण। ठीक है, ठीक है, किसके कारण हो सकता है, तो मिकोनियम के कारण हो सकता है एमनियोटिक द्रव्य। ठीक है, एमनियोटिक द्रव्य का रंग हरा। ठीक है, मिकोनियम क्या होता है, तो नवजात शिशु का पहला मल जिसे मिकोनियम कहा जाता है, यह कैसे होता है, तो यह गहरे, ठीक है, गहरे हरे रंग का चिपचिपा या गाढ़ा पदार्थ होता है। ठीक है,
ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेनिगो क्या होता है, तो गर्भ में पल रहे भ्रूण को ढकने वाले मुलायम या महीन महीन बाल जो होते हैं ना, ठीक है, जो भ्रूण को ढकने का कार्य करते हैं उन्हें कहा जाता है लेनिगो, ठीक है। चलिए, वर्निक्स किसे कहते हैं, तो वर्निक्स किसको होगा, नवजात शिशु की त्वचा पर जमा होने वाली एक सफेद या क्रीमी परत होती है, जिसे क्या कहते हैं, तो वर्निक्स कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 30 नंबर बताएंगे, निम्न में से कौन सा बच्चों में पाए जाने वाला आदत संबंधी रोग नहीं है, ठीक है। तो आदत संबंधी रोग किसमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। ट्राइकोटिलोमिनिया, अंगूठा चूसना, यादाश्त का कम होना या नाखून चबाना। तो देखिए, इसमें से ट्राइकोटिलोमिनिया क्या होता है, तो ये एक प्रकार का आदत संबंधी रोग है, ठीक है। जैसे कि क्या होता है, इसमें क्या होता है, तो अंगूठा चूसना आ जाएगा, नाखून चबाना आ जाएगा, बाल खींचना आ जाएगा, टिक्स शामिल है। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए नाखून चबाना आ जाएगा, अंगूठा चूसना आ जाएगा, ठीक है। तो कौन सा राइट आंसर इसका हो जाएगा, तो यादाश्त का कम होना, जो कि आदत संबंधी रोग नहीं है, ठीक है। क्या है, एक प्रकार का हैबिट डिसऑर्डर नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, जिसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं, ओसीडी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो यादाश्त क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, नहीं, यादाश्त का कम होना, जो कि आदत संबंधी रोग नहीं है, ठीक है। ट्राइकोटिलोमिनिया में क्या होता है, तो बाल खींचना होता है, ठीक है। ऐसी स्थिति जिसमें न चाहते हुए बार बार शरीर के बाल नोचने की इच्छा होती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, तो ट्राइकोटिलोमिनिया कहा जाता है। आगे बढ़िए, 40 नंबर बताइए क्या हो जाएगा, सिजोफ्रेनिया के उपचार के लिए किस समूह की दवाइयों का उपयोग किया जाता है, तो सिजोफ्रेनिया के उपचार के लिए बताइए, ठीक है। सिजोफ्रेनिया के यानी कि मानसिक रोग है एक प्रकार का ये, ठीक है। उस सिजोफ्रेनिया के उपचार के लिए एंटी साइकोटिक, एंटी डिप्रेसेंट, ठीक है, एंटीमेनिक या, ठीक है, एनाल्जिक। तो सभी लोग यहाँ पे बताइए क्या हो जाएगा, ठीक है। सिजोफ्रेनिया में, इस बीमारी में मरीज ठीक से सोचने, महसूस करने और बर्ताव करने की क्षमता पर असर पड़ता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 14 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि एंटी साइकोटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, एंटी साइकोटिक हो जाएगा। तो एंटी साइकोटिक कौन सी दवाई होती है, तो मनोविकृति से जुड़े लक्षणों और स्थितियों का इलाज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है एंटी साइकोटिक दवाओं का, ठीक है। एंटी डिप्रेसेंट दवाएं कौन सी होती हैं, तो इसका इस्तेमाल डिप्रेशन और चिंता जैसी समस्याओं में आराम पाने के लिए किया जाता है, डिप्रेशन में किया जाता है एंटी डिप्रेशन दवाओं का प्रयोग, ठीक है। एनाल्जिक दवाओं का प्रयोग किस में किया जाता है, तो दर्द को कम करने और बुखार को कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है एनाल्जिक का, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एंटी साइकोटिक दिया जाता है सिजोफ्रेनिया में। आगे बढ़िए, लास्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बताइए किस समूह की दवाइयाँ, ठीक है, थाइमोलेप्टिक 2 नाम से जानी जाती है। तो कौन सी समूह की दवाइयाँ हैं जो थाइमोलेप्टिक 2 नाम से जाना जाता है, तो सब लोग जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा, थाइमोलेप्टिक 2 के नाम से जाना जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंटी साइकोटिक होगा या एंटी डिप्रेसेंट होगा, एंटीमेनिक होगा या एनाल्जिक हो जाएगा। तो 15 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, एंटी डिप्रेसेंट हो जाएगा। यानी कि ये दवाएं जो है ना, डिप्रेशन और चिंता जैसी समस्याओं में आराम पाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एंटीसाइकोटिक दवाएं जो कि मनोविकृति और के लक्षणों ठीक है, और स्थितियों के उनके स्थितियों को इलाज करने के लिए किया जाता है एंटीसाइकोटिक दवाओं का प्रयोग, ठीक है। अभी मैंने आप लोगों को बताया भी ये चीज़, ठीक है। चलिए, तो ये रहा 15 प्रश्न। जो लोग भी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन डेली आप सब लोगों को मिल सके। चलिए, मिलते हैं आप सब लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट।